अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फिर बिलाखिर कई किस्तों के इंतजार के बाद एक अच्छी और एक्शन पैक्ड किस्त हमें देखने को मिल ही गई। बेहतरीन बात यह देखने को मिली कि पिछली किस्त से उस्मान बे के आल्प्स को भी स्क्रीन टाइम मिल रहा है और कोनोर आल्प को भी उस्मान बे के कमांडर की हैसियत से मिशंस दिए जा रहे हैं। बेटा, जिस हिसाब से पिछली कई किस्तें गुजरी थी तो उन लंबे लंबे सीन्स और डायलॉग से बोरियत होने लगी थी। और जिलजिले के दौरान मोहम्मद बोजदैक को जो ब्रेक मिला तो कुरैश उस्मान की टीम को काफी वक्त मिल गया कि वो एक अच्छी फाइट की शूटिंग कर सके। और एक बात मुझे बड़ी अजीब ये लगी कि जब उस्मान बे करासी बे से मिलने पिछली एक किस्त में गए थे तो करासी बे ने उस्मान बे को बताया था कि उनका कोई बेटा नहीं और उनका दामाद ही इनका बेटा और दामाद दोनों है। लेकिन अब रॉकेट स्पीड के साथ कुरैश उस्मान में करासी बे का एक अदद बेटा भी शामिल कर दिया गया है। आप लोग वो सीन दोबारा जाकर देख सकते हैं। बस कुरैश उस्मान की यही क्यूट क्यूट सी गलतियां हैं जिन पर हंसी आती है। लेकिन अब कमेंट्स में ये मत कहिएगा कि मैं बहुत गौर से ड्रामा देखती हूँ। गौर से देखे बिना भी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं। बहरहाल इस किस्त के अहम वाकयात ये थे। उस्मान बे ने नाइमान से सरदारों के बेटे भी वापस ले लिए और नकली सोना देकर उलूफ पर इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन जिस तरह उस्मान बे को उम्मीद थी कि नाइमान उलूफ को मार देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि नाइमान भी उस्मान बे की तरह लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने का आदी था, इसलिए उलूफ बच गया। नंबर 2, उलूफ का राइट हैंड दान उस्मान बे के हाथों मारा गया। और अगली किस्त के हवाले से एक सवाल ये पैदा होता है कि दान के बदले उस्मान बे का कोई जंगजू क्या उलूफ का शिकार हो सकता है। नंबर 3, इस महान सुल्तान उस्मान बे की दुश्मनी में नाइमान से भी इत्तेहाद कर बैठी। नंबर 4, औकतम बे की उस्मान के कैंप में वापसी हो गई और वो भी बाइज्जत वापसी। नंबर 5, ओरहान गाजी सेहतियाब हो गए हैं और अपने पैरों पर वापस चलने लगे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस किस्त की रेटिंग इस बार 8.77 थी, जो कि काफी कम थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बुध को दिखाई जाने वाले तमाम ड्रामा सीरीज में कुरैश उस्मान फिर भी नंबर 1 था। और लो व्यूइंग परसेंटेज के बावजूद कुरैश उस्मान इज द बेस्ट। वैसे भी जितना बामकसद ये ड्रामा है हमारे लिए यही काफी है, क्योंकि इस किस्त में भी आप लोग नोट करें कि किस तरह शेर और भेड़िए की कहानी से मद्दाहों को एक पर्पसफुल सबक दिया गया और किस तरह खूबसूरत तरीके से शेख अदब अली ने तमाम नाजरीन को जो कुरैश उस्मान देखने वाले हैं तो इन्हें रमजान की आमद से आगाह किया गया और इसमें जिक्र तिलावत की तरफ अलाउद्दीन के जरिए तवज्जो दिलाई गई। बाकी रही बुरान की बात और इसका नगमा, तो जाहिर सी बात है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और सिर्फ ड्रामे को मजीद अट्रैक्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया गया। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी इस बार दिखाई जाने वाली जंग के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, बेशक ये जंग बेहतरीन थी और तमाम किरदारों की फाइट दिखाई गई, हर एक को मौका दिया गया। लेकिन जो जंग एनागोल पर कब्जे की जंग थी उसका मैच अब तक की कोई भी जंग नहीं है। इसकी पहली वजह तो ये थी कि उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम खुद एनागोल की फतह में शरीक हैं और तमाम तारीखी मनाजिर इतने हकीकी थे कि आप अपने आप को उसी दौर में महसूस कर रहे होते हैं। और मुझे याद है कि इस जंग की शूटिंग के लिए कुरैश उस्मान के स्टाफ ने एक पूरा हफ्ता लिया था और इस दौरान किस्त ईद उल फितर की वजह से मुलतवी की गई थी। और फिर एनागोल की जंग की सूरत में जो शाहकार हमारे सामने आया, इसकी हर कैमरा मूवमेंट, हर सीन, हर शॉट और हर एंगल ऐसा बेहतरीन था कि शायद ही अगली कोई जंग ऐसी दिखाई जा सके। बल्कि मुझे याद है कि उन दिनों कुरैश उस्मान की रेटिंग गिर रही थी, लेकिन इस जंग ने कुरैश की रेटिंग दोबारा बढ़ा दी थी। बहरहाल अब इसी एनागोल को दोबारा फतह किया जाएगा, वो भी अगली किस्त में। और इस तरह उस्मान बे एक तरफ सल्जूकी सुल्ताना और दूसरी तरफ मंगोलों के दरमियान में रहते हुए इस तरह सियासी दावपेच खेलकर अपने कले और इलाके वापस ले लेते हैं, ये हम देखेंगे। और काफी किस्तों से हम उस्मान बे का अमन पसंद और सुलझू सरदार वाला रवैया देख रहे थे, जो कि सल्जूकी सल्तनत से हर सूरत वफादार है। लेकिन अब उस्मान बे का एग्रेसिव मोड शुरू हो चुका है। उस्मान बे एक्शन में आ चुके हैं और उन्हें अब रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन एक बात जिस पर काफी मद्दाह एतराज कर रहे हैं वो ये है
कि कुरुश उस्मान में औरतों को काफी पावरफुल किरदार मिलते हैं और यहाँ तक कि जिस अंदाज में जंगों में इनकी शिरकत दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है कि सल्तनत उस्मानिया उस्मान बे के साथ मिलकर औरतों ने ही कायम की थी। तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब मैं यहाँ आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी और इस एतराज का जवाब ये है कि तुर्कों के यहाँ औरतों को अरबों के निस्बत आला मकाम हासिल था। औरतें कबीलों की सरदार भी बन सकती थी और सरदार ना होते हुए भी सरदारों को मशवरा भी दे सकती थी और वो जंगों में भी शिरकत किया करती थी। और नाज़रीन इकराम, तुर्कों और अरबों का ये कंपैरिजन मैं इस्लाम लाने से पहले का कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस्लाम आने के बाद अरबों में भी औरत को वो इज्जत और मकाम मिलने लगा था जो इस्लाम ने उसे दिया है। और सल्तनत उस्मानिया की तारीख के मुताबिक महनून खातून एक जंगजू औरत थी और उस्मान बे की फतुहात में शामिल थी। तो आप लोग खुद सोचें कि किस तरह इन्हें तारीख के खिलाफ चलते हुए घर बिठा दिया जाए। और इसी तरह शेख हैदर अली की बेटी बाला खातून का बाजियान रूम की सरदार होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और तारीख शाहिद है कि बाजियान रूम ने जिस तरह एनातोलिया की औरतों को उस दौर में वुमन एम्पावरमेंट का नजरिया दिया था और इनके लिए जंगों में शिरकत करने से लेकर रोजगार के मौके फराहम किए, तो ये सब तारीख का हिस्सा है जिससे किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता। और ना ही ये मुमकिन है कि ये सब ड्रामे में ना दिखाया जाए। वैसे भी इस वक्त वुमन मार्च वाली खूनख्वार लिबरल आंटियां हमारी बच्चियों को गलत तरीके से घरों से बाहर निकालने और इन्हें अपने ही मुकद्दस बाप और भाई के रिश्तों के खिलाफ करने में मसरूफ हैं। तो कुरुश उस्मान बेहतरीन तरीके से बच्चियों को सही गाइडलाइन फराहम कर रहा है कि एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से बच्चियां किस तरह एक सल्तनत के क़याम और इसकी तरक्की में हिस्सा ले रही हैं। और आप लोग नोट करें कि कुरुश उस्मान में किस तरह शादी के वक्त बच्चियों की पसंद और इनकी मर्जी को भी सामने रखा जाता है, जिसमें हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। यहाँ आप लोग खुद देखिए कि हम अपने इस्लामी असूलों से हटे हैं, तभी मगरबी तहजीब की अलंबरदार ये लिबरल आंटियां हमारी बच्चियों को गुमराह करने में कामयाब हो रही हैं। हम अपनी बच्चियों को इस्लाम ने जो इन्हें शरई जायज हकूक दिए हैं वो देना शुरू कर देंगे तो मगरबी तहजीब का ये वार खुद ही नाकाम हो जाएगा। और अब आते हैं इस तरफ के दान के मरने के बाद क्या उलूफ के हाथों उस्मान बे का कोई जंगजू शहीद हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। वैसे कई बार शागिर्द उस्ताद से ज्यादा ज़हीन भी हो सकता है। मसलन फ्रौदी उलूफ से हर लिहाज से बेहतर है, चाहे वो जंगी महारत हो या फिर जहानत। और यही वजह है कि तभी इसने उलगन खातून और जैरको ताई को पिछली किस्त में शक की नजर से देखा। और दूसरी तरफ अगर वाकई ये खबर सच है कि जैरको ताई ने ये ड्रामा छोड़कर जाने की रिक्वेस्ट की है, तो जैरको ताई जैसा कि एनागोल में पहले ही मौजूद है एक जासूस की हैसियत से, तो इसके पकड़े और शहीद हो जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर जैरको ताई के हवाले से यह खबर दुरुस्त नहीं है तो दूसरा शिकार जो उलूफ करने जा रहा है वो होगा ओक्तम बे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ओक्तम बे इस ड्रामे को छोड़ चुके हैं और आजकल वो एल्परसलान में कावुर्द बे का किरदार अदा कर रहे हैं और उसकी शूटिंग में मसरूफ हैं। वैसे भी ओक्तम बे ने अपनी साइड चूज कर ली है और अपने पापों का प्रायश्चित इस बार मंगोलों के खिलाफ होने वाली जंग में शामिल होकर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ड्रामे से निकलने के लिए इन्हें शहीद होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्हें उलूफ या नायमान के हाथों भी शहीद करवाया जा सकता है। या फिर सल्जूकी सुल्ताना को अगर मालूम हुआ कि ओक्तम बे भी मंगोलों के खिलाफ जंग में उस्मान बे के साथ शरीक थे, तो तब ओक्तम बे को अपने किए की सजा मौत की सूरत में भुगतनी पड़ेगी। तो बहरहाल हर सूरत में इनकी मौत यकीनी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।